So we'll start with a quick recap. As usual, हर दिन अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले we have to revise what we have learned in the last session. तो अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में we have started off with vector operations. अब ये vector operations क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए. जैसे आप स्कूल में नंबर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड करते थे उसको बोलते थे अलजेब्रा. दैट वाज एक्चुअली स्केलर अलजेब्रा. तो जो स्केलर अलजेब्रा के रूल्स है वो वेक्टर्स पे एप्लीकेबल होंगे ही, हम ऐसा बोल नहीं सकते. दैट इज व्हाई वी हैव टू फर्स्ट लर्न व्हाट आर वेक्टर ऑपरेशंस. वेक्टर ऑपरेशंस मतलब बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा होता है. दिस इज वेक्टर अलजेब्रा. हमने सबसे पहला ऑपरेशन देखा था, वी कैन मल्टीप्लाई अ वेक्टर विथ अ स्केलर. तो पहला ऑपरेशन था मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, बाय अ स्केलर. तो अगर आपको याद होगा हमारे पास एक वेक्टर है, लेट अस से वी हैव अ वेक्टर p बार. इस p वेक्टर को हमने एक s स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर विथ अ स्केलर गिव्स यू अ न्यू वेक्टर विच हैज द सेम डायरेक्शन बट मैग्नीट्यूड इज s टाइम्स. तो जब आप एक p वेक्टर को, किसी एक वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो तो यू गेट अ न्यू वेक्टर, लेट अस से q बार, such that q bar has same direction as that of p bar but magnitude is s times of p. So multiplying a vector with a scalar gives you a new vector. So that is the first operation. ये पहला vector operation है. इसके बाद हमने देखा था addition और subtraction of two vectors. Addition or subtraction of two vectors. So addition or subtraction, by the way, you need to remember we are just doing a quick recap. तो इसलिए फास्ट होगा because it is quick recap. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए कंडीशन क्या था? The two vectors should be of the same physical quantity. The addition or subtraction of two vectors of the same physical quantity is a single vector, है ना, which gives the same effect as that of both the vectors together. तो अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू वेक्टर्स p बार एंड इफ आई हैव अनदर वेक्टर q बार, या फिर आपको नाम जो देना है वो दे दो, डजंट मैटर रियली, कॉल इट एज b, कॉल इट एज c, जो नाम देना है वो दे दो. ये है a, सिर्फ r बार छोड़ के, क्योंकि r बार हमने रिजर्व करके रखा है किसके लिए? रिजल्टेंट के लिए. तो द एडिशन, इस केस में एडिशन कब होता है? जब डायरेक्शन सेम हो. So the addition or subtraction of two vectors of the same physical quantity is a single vector which gives the same effect of both the vectors together. और वो by definition ही resultant vector होता है. That is by definition resultant vector. तो A और B ये दोनों वेक्टर्स को जब आप ऐड करोगे तो एक नया वेक्टर बनेगा r बार, that will be a bar plus b बार, राइट. a बार प्लस b बार ऐसा लिखना, इट डज नॉट मीन कि मैग्नीट्यूड भी a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड है. तो जैसे फॉर एग्जांपल स्केलर्स में क्या करते हो आप? स्केलर में दो नंबर को ऐड करना है, a और b को, तो क्या लिखते हो? a प्लस b. मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड प्लस इसका मैग्नीट्यूड गिव्स यू द मैग्नीट्यूड ऑफ r. तो स्केलर अलजेब्रा में जब तुम दो नंबर को ऐड करते हो तो उसका मतलब यही होता है कि जो नया नंबर बना दैट इज द एडिशन ऑफ द टू नंबर्स. यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन, ये वेक्टर एडिशन है और ये स्केलर एडिशन है. ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम नहीं है. हो सकता है, होगा कि नहीं होगा वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा. करेक्ट. मैं एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे बेटर ऑफ. Where I am standing now is the origin 0 0. I go 2 steps, 2 meter मान लो, in this direction. By the way, which is this direction? North. This is north. ये east है, इधर north है. और north को हमने कौन सा कैप? J कैप. बराबर. तो ये एक वेक्टर बन गया a बार इक्वल्स टू 2j कैप. अब मैं
1 2 और 3 स्टेप और जा रहा हूँ टूवर्ड्स नॉर्थ, ये दूसरा वेक्टर बन गया बी बार इक्वल्स टू 3j कैप। पहले था ए बार इक्वल्स टू 2j कैप, फिर है बी बार इक्वल्स टू 3j कैप। व्हाट इज द रिजल्टेंट? 5j कैप, राइट। तो j कैप मतलब डायरेक्शन, रिजल्टेंट डायरेक्शन इज द सेम डायरेक्शन नॉर्थ। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट? 5। तुमने 3 और 2 को ऐड किया, क्यों ऐड किया? क्योंकि डायरेक्शन क्या था? सेम। नाउ आई विल चेंज द सिचुएशन, 1 2 and 3 which is this vector 3j cap, ये a बार हो गया। 1 and 2 which is this direction माइनस j cap, लेकिन माइनस 2j cap है ये, करेक्ट? पक्का? तो व्हाट इज द रिजल्टेंट? 1j cap, बराबर। अब अगर मैं 4 स्टेप पीछे जाता, 4 स्टेप माइनस j cap होता, है ना? क्यों? क्योंकि 3i cap a बार था और माइनस 4j cap b बार था। तो रिजल्टेंट क्या है? माइनस j cap। रिजल्टेंट में तुम माइनस बता रहे हो, माइनस। क्यों माइनस बता रहे हो? क्योंकि जो बड़ा वेक्टर था, कौन सा बड़ा वेक्टर था? b बार माइनस 4j cap। तो b बार का डायरेक्शन क्या था? माइनस j cap। तो तुमने रिजल्टेंट का भी डायरेक्शन क्या बताया? एक्सेलेंट। तो याद रखना, जब तुम ऐड करते हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऐड तब होता है जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी सेम है। यहाँ तक क्लियर? और इस केस में जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड एडिशन है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम था। लेकिन जब तुम सब्ट्रैक्ट करते हो, उस केस में प्रॉब्लम ये होता है कि यू हैव टू फर्स्ट चेक विच वन इज द बिगर वेक्टर। ए बार बड़ा है कि बी बार बड़ा है, वो चेक करना पड़ेगा। मैं दोनों लिख देता हूँ यहाँ पे। इन वन केस आई हैव बी बार विच इज बिगर, इन अदर केस आई हैव ए बार विच इज बिगर। ओके, तो ऐसा कर लेंगे, एक केस में बी बार को बड़ा दिखाया, एक में ए बार को बड़ा दिखाऊंगा मैं। नाउ टेल मी द रिजल्टेंट इन द फर्स्ट केस। क्या आएगा? आर बार इक्वल्स टू माइनस ए बार, हियर r bar equals to a bar minus b bar. What about magnitude? Magnitude b minus a, यहाँ पे a minus b, right? अब मैग्नीट्यूड लिखते वक्त तुम a minus b लिखो, b minus a लिखो, doesn't matter if you put a mod. क्लियर यहाँ तक? गुड। एडिशन या सब्ट्रैक्शन कब होता है? पहली बात तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए। नंबर 2, एडिशन तब होता है जब डायरेक्शन सेम हो, सब्ट्रैक्शन तब होता है जब डायरेक्शन अपोजिट हो। लेकिन अगर हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन ना सेम है ना अपोजिट है, तो ऐसे केसेस में रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ट्राइंगल लॉ। तो हमने कल देखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ यूज करने का स्पेसिफिक कंडीशन है, मैं साथ में स्टेटमेंट भी रिपीट कर दूंगा, बट आई नॉट राइट डाउन स्टेटमेंट एनी मोर, क्योंकि कल देख लिया हमने। हमारे पास दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर है सम नेम ए बार बोल दो, पी बार बोल दो, तुम्हारी मर्जी वो नाम दे दो। गुड। देन यू अनदर वेक्टर बी बार, बी बार। तो जहाँ पे ए खत्म हुआ, मतलब ए का हेड, वहां से बी स्टार्ट हुआ, तो टेल ऑफ बी इज एट हेड ऑफ ए, राइट। अब ये जो दो वेक्टर्स है, पहली बात तो दे आर टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर, एक खत्म हुआ तो दूसरा, राइट। नंबर 2, इफ यू सी these two they form two sides of an incomplete triangle, right? So resultant in this case is given by the third side of triangle, third side of triangle, बराबर, which starts from tail of first and ends at head of second। इसको तुम बोलते हो आर बार, which is a bar plus b bar। तुम if you notice, इधर भी तुमने a bar plus b bar लिखा, यहाँ भी तुमने a bar plus b bar लिखा, सिर्फ यहाँ पे तुम मैग्नीट्यूड को क्या लिख दिए? a plus b। यहाँ पे लिख नहीं सकते, क्यों नहीं लिख सकते? डायरेक्शन सेम नहीं है। क्लियर यहाँ तक? अब इसको हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा था, कैसे लिखा था याद है क्या? याद है कैसे लिखा था? हाउ विल यू डिफाइन इफ आई टेल यू टू स्टेट व्हाट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन? अभी आना चाहिए, दिस इज समथिंग दैट यू शुड डू नाउ,
without reading notes. If two vectors a bar and b bar describing same physical quantities are represented by two sides of an incomplete triangle taken in order, then the resultant of these two vectors is represented in magnitude and direction by the third side of triangle, starting from the tail of first vector and ending at the head of second vector. व्हाट इज सो डिफिकल्ट? कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इंग्लिश का चिंता मत करो, दो चार वर्ड यहाँ वहाँ पे कोई तुम्हारा मार्क्स नहीं काटने वाला। कॉन्सेप्ट शुड बी वेल एक्सप्लेन। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करके हम लोग वी कैन बेसिकली प्रूव सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज प्रूव करनी थी। नंबर वन था, इफ यू रिमेंबर, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास दो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास p वेक्टर है और q वेक्टर है, मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूँ, अच्छा होगा फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो इफ आई हैव टू वेक्टर्स, लेट अस से आई हैव p बार एंड आई हैव अनदर वेक्टर विच इज q बार। गुड, q बार, दो वेक्टर्स है। लेट अस गिव सम नेम्स, ये o, ये a, ये b। वी वॉन्ट टू चेक, हमको ये चेक करना था कि p बार प्लस q बार और q बार प्लस p बार ये सेम होता है कि नहीं। क्योंकि जब स्केलर को ऐड करते हो तो 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, ये तो पक्का पता है हमको। लेकिन वेक्टर्स के केस में वैसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, पहली बात, वेक्टर के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी तुमने, मैंने नहीं बोला, यू टोल्ड मी, मैंने बोला यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, तुमने बोला a + b। और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, r बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। फिर यहाँ पूछा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तुमने बोला r बार इक्वल्स टू a बार प्लस b बार। मैग्नीट्यूड कितना है? पता नहीं, नहीं पता ना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वेक्टर्स के केस में हाउ यू आर एडिंग ऑल्सो विल टेल यू कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है। इसलिए हम लोग डायरेक्ट अज्यूम नहीं कर सकते कि तुम p + q लिख रहे हो कि q + p लिख रहे हो। यू हैव टू शो। वैसे सेम ही आता है, हमको पता है, लेकिन हमको प्रूव करना पड़ेगा इसको। तो प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, व्हाट वी डू इज, हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, p + q। तो लेफ्ट हैंड साइड इज p बार प्लस q बार। तो मुझे पहले ये बता दो कि कैन वी अप्लाई ट्राइंगल लॉ हियर? यस, व्हाई? दे आर इन ऑर्डर, वेरी गुड। वेयर विल बी द रिजल्टेंट? o to b। तो ये आ गया आपका रिजल्टेंट o to b। इसको r बार बोल दो, r1 बार बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। आई कॉल दिस एज OB, विच इज बेसिकली r1 बार। o से स्टार्ट होके b तक गया। अगर मुझे राइट हैंड साइड भी वेरीफाई करना है, राइट हैंड साइड दैट इज q + p, तो मुझे अगर q + p करना है, q बार प्लस p बार, तो कैन आई अप्लाई ट्राइंगल लॉ? यस, नो, यस, नो। क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि जहां पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ तो पहला वेक्टर कौन है, q। तो जहां q बार एंड हो रहा है, मतलब हेड ऑफ q शुड बिकम टेल ऑफ p। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। फिर इसको हम p का भी एक पैरेलल ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको C पॉइंट बोल देंगे। अब बताओ, कैन यू अप्लाई ट्राइंगल लॉ? यस, क्योंकि जहां पे Q एंड हो रहा है वहां से P स्टार्ट हुआ, तो रिजल्टेंट कहां से कहां जाएगा, टेल ऑफ Q दैट इज O टू द हेड ऑफ P दैट इज B। तो ये इसको नाम देते हैं R2 बार। दिस इज R2 बार। तो इफ यू सी, दिस इज R2 बार, बट R2 बार इज नथिंग बट OB बार। यहाँ पे भी OB था, वहां पे भी OB बार है। तो केस 1 और केस 2, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गए, सेम, इक्वल है। तो तुमने प्रूव कर दिया दैट वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। फिर हमने देखा था वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव।
Second important property was vector addition is associative. अब ये associative कब यूज करना, जब आपके पास दो से ज्यादा वेक्टर हो और आपको उसका रिजल्टेंट निकालना हो. दो से ज्यादा वेक्टर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ट्राइंगल लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर टू वेक्टर्स. तो अगर आपको 3, 4, 5, 6, 7 वेक्टर्स को ऐड करना हो, जो करना पड़ेगा, तो उस केस में हम लोग ट्राइंगल लॉ डायरेक्टली अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं. इसके लिए उस केस में हमको एसोसिएटिव लॉ यूज करना पड़ेगा. थोड़े एसोसिएटिव लॉ बताता हूँ. पहले इमेजिन करो कि आपके पास 3 वेक्टर्स है. यू हैव सम 3 वेक्टर्स, ए बार, बी बार एंड सी बार. तो यू हैव सम 3 वेक्टर्स. नाम जो देना है तो पी बार बोलो, ठीक है. ए बार बोलना है, ए बार बोल दो, सब टू यू. आई जस्ट ट्राई टू कीप द नोटेशन एज आई हैव गिवन दिस इन योर बुक. जो भी दिया होगा, ए बी सी पी क्यू आर वट एवर इट इज, छोड़ दो. यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. I think I have given here P, here Q, and here R. Okay. Anyways, doesn't matter. और वेक्टर is a directed line segment. तो तुमको यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना ही पड़ेगा. If you do not show direction, that does not make any sense. तो डायरेक्शन के लिए एरो हेड तुमको डालने ही पड़ेंगे, तो करना पड़ेगा. What is associative law? याद आ रहा है क्या? Associative law क्या था? क्या था associative law? ए बार, बी बार और सी बार. अगर मैं पहले बी को ए के साथ एसोसिएट करता हूँ, मतलब मैं बी और ए को पहले ऐड कर लेता हूँ. बाय द वे, दो वेक्टर का एडिशन भी क्या मिलेगा? सेम वेक्टर. सिंगल वेक्टर है लेकिन सेम फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर है. तो ए बार प्लस बी बार इज अ न्यू वेक्टर. ये नया वेक्टर है. तो एक नए वेक्टर में और एक वेक्टर ऐड कर दोगे तो टोटल क्या बन जाएगा? वेक्टर बन जाएगा. या फिर तुम ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे, ऐसा कर सकते थे. तो तुम बी बार को सी से भी एसोसिएट कर सकते हो, तुम बी बार को ए से भी एसोसिएट कर सकते हो. हाँ, लेकिन एज आई टोल्ड यू, साइंस में ना तुम बोल रहे हो उससे काम नहीं चलता. यू हैव टू शो कि दैट इज, मतलब तुम बी को ए में पहले ऐड कर लो या फिर बी को तुम सी में पहले ऐड कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. तो तुमको शो करना पड़ेगा. तो शो करने के लिए फिर मैंने बताया था आपको, वही सेम प्रोसेस है. LHS और RHS इक्वल दिखाने पड़ेंगे. तो सब विल स्टार्ट विथ LHS. लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड ए बार प्लस बी बार, ये एक ब्रैकेट में है, प्लस सी बार. मतलब तुम पहले किसको किसको ऐड करोगे? हाँ, ए और बी. लेकिन ए और बी को ऐड करने के लिए कैन वी यूज ट्राइंगल लॉ? यस. व्हाई? बिकॉज द टेल ऑफ बी इज एट द हेड ऑफ ए प्लस बी. तो जहाँ पे ए खत्म हुआ वहां से बी स्टार्ट होना चाहिए. तो वेयर विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी? ओ टू क्यू. इसको नाम देते हैं R1 बार. गुड. तो ये R1 बार बन गया. मतलब ए बार प्लस बी बार इज R1 बार. अब क्योंकि हम लोग रिवाइज कर रहे हैं तो मैं ऑफकोर्स शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ. अब इसको छोड़ दो. मतलब ये ए प्लस बी ये बन गया R1. अब तुम R1 में क्या ऐड करोगे? C. और चेक, जहाँ पे R1 खत्म हुआ वहां से C स्टार्ट हुआ. यस. तो वेयर विल बी द फाइनल रिजल्टेंट? O2R. ओके. तो O2R, दिस इज फाइनल रिजल्टेंट OR बार. मतलब ये पूरा सब मिला के क्या बन गया? OR. ओके. नाउ चेक फॉर द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन. B बार प्लस C बार, B बार प्लस C बार. हम लोग कर सकते हैं कैसा ऐड? यस. तो रिजल्टेंट जाएगा P से R. इसको बोल देंगे R2 बार. अब R2 हो गया ना, इन दोनों को छोड़ दो, फॉरगेट अबाउट दीज टू. तो ये बन गया R2 बार. अब ए बार और किसको ऐड करोगे? R2. ट्राइंगल लॉ लगेगा क्या? यस. तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो. कहां से कहां रिजल्टेंट? O से R. तो इस केस में भी फाइनली सब करके क्या रहा है? OR बार. तो दोनों साइड में टेल सेम है. यस. O है. हेड सेम है. यस. R है. तो दोनों वेक्टर सेम है. यस. तो LHS इक्वल्स टू RHS है. यस. तो तुमने शो कर दिया दैट वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. पक्का? यहाँ तक हमारा कल अच्छे से हुआ था. अब हम जाएंगे अगले टॉपिक पे. नाउ आई विल रिड्यूस द स्पीड लिटिल बिट बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक फॉर यू, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन.
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल लॉ के लिए वी हैव सीन अ कंडीशन। क्या कंडीशन था? दैट द टू वेक्टर्स शुड बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ इनकम्प्लीट ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर। तो जो दो वेक्टर को तुम ऐड कर रहे हो, अभी इसके आगे मैं बार बार ये बोलूंगा नहीं कि दे शुड रिप्रेजेंट सेम फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि अब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करते वक्त। दैट इज नाउ फिक्स, उसको निकालना मत दिमाग में से। अब अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं एंड दीज टू वेक्टर्स आर ऑफ द सेम टाइप, ऑफ कोर्स सेम टाइप के हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेलोसिटी, दोनों एक्सेलरेशन, जो भी होगा वो, लेकिन दिस टाइम दीज टू वेक्टर्स दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, और सेम पॉइंट से स्टार्ट होने का मतलब होता है दोनों का टेल एक ही जगह पे होना। सो टेल इज अ कॉमन पॉइंट, और ये जो टेल है ना कॉमन पॉइंट पे, इसको बोल देंगे ओ। और जो पहला वेक्टर है पी बार वो खत्म हो गया ए पे, और जो दूसरा वेक्टर है क्यू बार वो हो गया बी पे, और इन दोनों में जो एंगल है वो है थीटा। So these two vectors are inclined to each other at an angle theta. Inclined, अभी ये words भी तुम सुनना चालू कर दो। इसके आगे inclined बोलना मतलब दो लाइंस में क्या बनना? एंगल। अभी ये याद रखना, 12th में काम में आएगा, 12th नहीं, अभी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में काम में आएगा। गुड। देन अभी ये दो वेक्टर है एंड दीज टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी, but these two vectors start from the same point, मतलब their tails are at common point। अब मुझे इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना है। मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल लॉ का कंडीशन था जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म होगा वहाँ पे दूसरा वेक्टर स्टार्ट होना चाहिए, टेकन इन ऑर्डर होना चाहिए। तो टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर शुड बी द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। यहाँ पे टेल्स आर एट कॉमन पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सबसे पहले ये पैरेललोग्राम अब तक दिख नहीं रहा है, तो इसको पहले पैरेललोग्राम बनाओ। कैसे बनाते हो? ये वेक्टर को एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लो, और इस वेक्टर का भी एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर लो, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। बाय द वे, क्योंकि ये पी बार है तो ये भी कौन है? पी बार है। ये क्यू है तो ये भी कौन हो गया? क्यू बार। सही है, तो ये बन गया पैरेललोग्राम। सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, if two vectors of the same type represent two sides, कौन से साइड्स? आजू बाजू वाले, एडजेसेंट। तो टू आजू बाजू वाले साइड मतलब कौन सा साइड? एडजेसेंट। याद रखना पड़ेगा, ये एडजेसेंट के लिए ही होता है। सो इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by diagonal। But wait, diagonal, ये भी diagonal है, ये भी diagonal है, तो कौन सा diagonal? कौन सा diagonal? कौन सा? वो diagonal जिसका टेल कॉमन पॉइंट पे है। जो दो वेक्टर का कॉमन टेल था, रिजल्टेंट का भी टेल वहीं पे होना चाहिए। आ रहा है समझ में? अभी रिपीट करने वाला हूँ, डोंट वरी, बट थोड़ा सा कनेक्ट करो। अभी इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम टाइप मतलब डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी, इफ टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप are represented in magnitude and direction by two adjacent side of a parallelogram, then their resultant is given in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram starting from the same point। मतलब टेल क्या है? सेम है। यहाँ तक क्लियर? पक्का? तो इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख ही लेते हैं। इफ टू वेक्टर्स, कौन से दो वेक्टर्स? P bar and Q bar। इस केस में P bar and Q bar if two vectors of the same type
same type are represented in magnitude and direction by टू, कौन से आजू बाजू वाले, मतलब कौन, बाय टू एडजेसेंट साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है ना, मैं जानबूझ के ऐसे कमेंट मारता हूँ वहाँ पे, तुमको याद रहेगा। आजू बाजू वाले नहीं बोलूंगा तो एंगल कैसे बताऊंगा मैं, दो वेक्टर्स में एंगल कितना है, राइट। तो ये जो थोड़े थोड़े वर्ड्स बीच में आएंगे, थोड़ा तुम भी रिलैक्स हो जाओगे और याद भी रहेगा। आजू बाजू वाले मतलब एडजेसेंट साइड्स, नहीं तो एंगल बता ही नहीं सकते फिर। तो रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बाय टू एडजेसेंट साइड। किसके एडजेसेंट साइड? ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, देयर रिजल्टेंट इज व्हाट, इज represented in magnitude and direction by, कौन बता रहा है रिजल्टेंट? by diagonal of the parallelogram starting from the same point। बस इतना सफिशिएंट है टू से। गुड, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। तो ये आपका हो गया आर बार, विच इज ऑफ कोर्स पी बार प्लस क्यू बार। पक्का? चल अब एक काम करते हैं, ये जो रिजल्टेंट है, इसने जो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस पे कौन सा वेक्टर है? पी बार। तो इसने जो पी बार के साथ एंगल बनाया, किसने 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 डायगोनल मतलब कौन? रिजल्टेंट ने जो एंगल बनाया पी बार के साथ, उसको बोल देता हूँ अल्फा। क्या बोल दिया उसको? अल्फा। तो अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू पी बार। तो लेट एक काम करते, थीटा भी बता देते हैं। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार, मतलब टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बट हम लोग को पैरेललोग्राम का स्टडी नहीं करना है, हमको वेक्टर्स का स्टडी करना है, इसलिए थीटा इज द एंगल बिटवीन पी बार एंड क्यू बार। अल्फा इज द एंगल मेड बाय, किसने बनाया? आर बार विथ रिस्पेक्ट टू पी बार। तो पी बार के लिए मैं सॉल्व करके दूंगा, क्यू बार के लिए आपके लिए असाइनमेंट है, क्योंकि ये आर बार अगर पी के साथ एंगल बना रहा है, तो ये आर बार क्यू के साथ भी तो एंगल बना रहा है, उसको हम बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीटा। तो बीटा के लिए आपको सॉल्व करना है, तो बीटा इज द एंगल, सॉल्व करना है मतलब बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा में बताऊंगा कैसे करते हैं। बीटा इज द एंगल मेड बाय, किसने बनाया? आर बार विथ रिस्पेक्ट टू क्यू बार। और ये ना, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड नीट, तो आप लोगों को स्टेट बोर्ड का यार टेंशन लेना नहीं है, वैसे भी तुम अभी 11th में हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट, हाँ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 12th में क्या होता है, कन्फ्यूजन रहता है कि स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर करें कि JEE नीट के लिए। स्टेट बोर्ड करना ही नहीं, तुमको समझाना लिखना है, और कीप इट वेरी क्लीन। जैसे मैंने कैसे लिस्ट बना के छोड़ दिया, बना दिया ना, थीटा क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, वैसे लिस्ट बना के छोड़ देना, मार्क्स मिल जाते हैं। डोंट वरी अबाउट मार्क्स, यू विल गेट मार्क्स। यहाँ तक क्लियर? पक्का? गुड। अब लुक, बाकी कुछ रह गया तो बाद में देख लेंगे, कुछ लिखना भूल गए तो आगे लिख लेंगे। अब ऐसा है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है विच आर रिप्रेजेंटिंग टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द, रिजल्टेंट इज अ वेक्टर। पक्का? श्योर। रिजल्टेंट क्या है? वेक्टर है। वेक्टर के पास क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हमको अब क्या फाइंड करना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ आर एंड डायरेक्शन ऑफ आर, बराबर ना? गुड। अब हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ आर? मैथमेटिक्स में ना दो तीन चीजें हैं दैट यू शुड नाउ कीप इन माइंड। मैं बताते जाऊंगा, दो और तीन चीजें हैं, अगर वो तुमको याद रह गई तो तुम्हारा पूरा मैथ्स ऐसा ऐसा कुछ भी लगता नहीं है। नंबर 1, ये एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम।
इसमें अगर तुमको कोई भी एक साइड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ क्या? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। वेरी गुड। तो ऐसे केसेस में जहां तुम अटक जाओ, ज्योमेट्री में जहां अटक जाओ, एक सिंपल सा रूल है। रूल ये है, कुछ भी करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ। अब कुछ भी करके क्या, तो ये जो लाइन OA था ना, इसको एक्सटेंड कर दूंगा। इस लाइन को क्या कर दिया? एक्सटेंड। मुझे वेक्टर नहीं एक्सटेंड करना था, मुझे लाइन एक्सटेंड करना था, ठीक है। तो मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, OA को, और इस एक्सटेंडेड OA लाइन पे C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और इस पॉइंट को D बोल दिया, राइट। तो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू विच लाइन? एक्सटेंडेड OA। OA लाइन को क्या किया मैंने? एक्सटेंड कर दिया। फिर C पॉइंट से उस पे क्या ड्रॉप कर दिया है? परपेंडिकुलर। तो टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, to find magnitude of R bar, drop a perpendicular कहाँ से? from point C on what? On extended line OA को एक्सटेंड किया, OA लाइन को एक्सटेंड किया, C से क्या ड्रॉप किया? वो कहाँ मीट हुआ? D, राइट। तो ड्रॉप a perpendicular from point C on extended line OA which meets मतलब intersects, कहाँ intersect किया? कौन से पॉइंट पे intersect किया? at point D। हो गया? गुड। तो धीरे धीरे आई एम ऑल्सो ट्रेनिंग यू हाउ टू राइट, तो धीरे धीरे सीख जाओगे, लिख लोगे खुद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा है, क्यों किया ये? क्यों किया? क्योंकि हमको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए था। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, और अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाए तो बहुत अच्छा है। बन गया राइट एंगल ट्राइंगल? यस। कौन सा? OCD। तो इसमें अभी बन गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? OCD। फ्रॉम ट्राइंगल OCD कैन यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम? Yes, very good. By the way, before we apply Pythagoras theorem, you know what will be this angle? नहीं यार, चलो एक बार बताओ। ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इस लाइन ने एंगल थीटा बनाया विद रिस्पेक्ट टू द अदर लाइन। ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये कितना होगा? क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल। वेरी गुड। तो वो क्या है फिर? करस्पॉन्डिंग ही है ना। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं? हाँ, तो ये एंगल भी कितना बनेगा? थीटा। करस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अब याद रखना। अब फ्रॉम ट्राइंगल OCD, अब यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दिस ट्राइंगल OCD। OCD ये ट्राइंगल पे फोकस करो फिलहाल। जस्ट लुक एट दिस ट्राइंगल। हु इज हाइपोटेन्यूज? OC। तो व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम applied? OC square equals to OD square plus DC square. OC square equals to OD square plus DC square. Very good. OC square equals to, but what is OD? OA plus AD. ऐसा ही है ना? OA plus AD। और इधर भी एक गलती होती है, करना नहीं है इसलिए बता देता हूँ यहाँ पे। और साथ में कौन था? DC स्क्वायर। घाई में हम लोग क्या कर देते हैं ना, हमको लिखना होता है OD स्क्वायर। OD होता है OA प्लस AD, और इस पूरे का क्या है? स्क्वायर। घाई गड़बड़ में हम लिख देते हैं OD स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। ऐसा किया तो तुम्हारा डेरिवेशन कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। तो ईच सिंगल स्टेप विल मैटर। You have to be careful while placing the square. It has to be outside the bracket, right? क्यों? अगर तुमने OA स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिख दिया होता तो वो बन जाता A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिखा तो A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर। फॉर्मूला सेम है क्या दोनों? नहीं है ना, तो केयरफुल रहो। दिस इज वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये आ गया आपके पास OC स्क्वायर इक्वल्स टू, फर्स्ट टर्म इज OA
ओ ए स्क्वायर प्लस व्हाट इज ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 2a मतलब ओ ए, व्हाट इज बी ए डी प्लस व्हाट ए डी स्क्वायर प्लस व्हाट डी सी स्क्वायर, है ना। आखिरी के दो टर्म पे ध्यान दो, ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर। लुक 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 लुक, ए डी स्क्वायर और डी सी स्क्वायर क्या आएगा, ए सी स्क्वायर। तो फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। वेरी गुड। तो फ्रॉम ट्राइंगल, बट फ्रॉम ट्राइंगल ए डी सी you have AD square plus DC square equals to AC square. Therefore, OC square equals to OA square plus 2OA into AD plus AC square. अब बहुत लोग सोच रहे हैं हम लोग कर क्या रहे हैं, मैं बता देता हूँ क्या कर रहे हैं। वैसे फिजिक्स के बहुत सारे टॉपिक दे आर लाइक हॉलीवुड मूवीज, पता है, देखे देखे हॉलीवुड मूवीज, देखा है। पूरे मूवी में कुछ नहीं समझ में आता, आखिर के 10 मिनट सब समझ में आता है। अच्छा ऐसा था इसलिए किया था, हाँ वैसा ही है। तुम्हारे पास दो गिवन वेक्टर कौन से थे, पी एंड क्यू। तुमने दोनों पी और क्यू को मिला के क्या बना दिया, सिंगल वेक्टर। तो तुम ढूंढ क्या रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ आर। अभी लेकिन आर बना किससे है, पी एंड क्यू। तो आर का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ क्या आना चाहिए, बस वही कर रहे हैं पी एंड क्यू, क्योंकि हमको पता तो पी और क्यू था, हमने दोनों को कंबाइन करके सिंगल बना दिया। तो फिर हमको जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला है उसका इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नोन, नोन कौन है, पी एंड क्यू। तो बस वही प्रोसेस चल रहा है हमारा, बाकी कुछ नहीं कर रहे हम। अब बताओ मेरे को, ये जो ओ सी था, ओ सी था, ये कौन था, तो ओ सी का स्क्वायर मतलब कौन है, ओ ए, ये कौन था, तो ये क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर। वेरी गुड। टू ओ ए कौन था, पी। और ये ए डी पता नहीं, क्योंकि ए डी तो सच में पता नहीं, तो देखते हैं बाद में। ए सी कौन है, क्यू, तो ये क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर, बराबर। अब ये ए डी पता नहीं है तो पता करो, तुमको पता दो ही चीजें थी, कौन से दो, पी और क्यू। तो ए डी को तुमको नोन या तो पी या तो क्यू के टर्म में लाना पड़ेगा। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री मैंने पहले दिन ही बता दिया था कि मैथ अच्छा है तो फिजिक्स अपने आप होगा। ए डी, लुक एट दिस डायग्राम, ए डी ये एंगल का अपोजिट साइड है कि एडजेसेंट है, तो कॉस की साइन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉस थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन। तो ये ए डी एंगल का क्या है, एडजेसेंट। तो मुझे डेफिनेशन कॉस का यूज करना चाहिए कि साइन का, वेरी गुड। तो बट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, बताओ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड ए डी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो ए डी बाई ए सी। तो व्हाट इज ए डी फ्रॉम हियर, ए सी कॉस थीटा, ऐसे ही आएगा ना। तो ए सी, लेकिन ए सी कौन था, क्यू था। हाँ क्यू बार था, लेकिन मैंने बार लिखा क्या, नहीं, तो मैं क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड, मतलब क्या लिखूंगा, क्यू। तो व्हाट इज ए डी, क्यू कॉस थीटा, ओके। तो देयरफॉर आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2p ए डी, व्हाट इज ए डी, क्यू कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा प्लस क्यू स्क्वायर। करेक्ट। सिर्फ मैं लिखते हुए इतना, आई एम मोर कंफर्टेबल राइटिंग डाउन दिस वे, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वाई कंफर्टेबल मैं बताऊंगा, अभी आदत डाल लो। ए प्लस बी स्क्वायर को तुम अब तक ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते थे, आई विल राइट डाउन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab लास्ट में क्यों, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ तक क्लियर है। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट दैट यू हैव टू मेक अ फ्लो। हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक को नाम दे दिया p बार, ओ से स्टार्ट हुआ ए तक गया। हमारे पास एक दूसरा वेक्टर था
क्यू बार दोनों का टेल सेम पॉइंट पे है तो टेल को सेम पॉइंट पर रख दिया, ये क्यू बार है, ये ओ से स्टार्ट हुआ बी तक गया, इसको बोल दिया क्यू बार। इन दोनों वेक्टर्स में एंगल है थीटा। तो क्योंकि इन दोनों का टेल सेम पॉइंट पे है, टेल सेम पॉइंट पे है, तो कौन सा लॉ लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ लगाना है तो पहले पैरेललोग्राम तो कंप्लीट कर लो। तो इसके लिए हमने पी बार को एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिया और हमने क्यू बार को भी एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब बन गया पैरेललोग्राम। तो एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, जो रिजल्टेंट है इट विल बी द डायगोनल, बट द डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, तो टेल शुड बी सेम। So this becomes the resultant R bar, which is nothing but P bar plus Q bar. अब इसको C पॉइंट बोल देता हूँ, राइट। और जो रिजल्टेंट ने एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू P, उसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा, और इसी ने जो एंगल बनाया है विद रिस्पेक्ट टू Q उसको बोल देते हैं बीटा, राइट। बीटा के लिए मैं सॉल्व नहीं करके देने वाला हूँ, दैट विल बी असाइनमेंट फॉर यू टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ बीटा। आई विल हेल्प यू आउट विथ अल्फा। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का। अब क्योंकि रिजल्टेंट वेक्टर है और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो योर नेक्स्ट टास्क इज टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ नोन वेक्टर्स पी एंड क्यू, राइट। तो आपको पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और फिर क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और ये पैरेललोग्राम है, तो फिर अभी मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा कि मैं आर कैसे फाइंड करूं। तो हमने सोचा कि अच्छा आर फाइंड करना है, तो एक काम करेंगे, आर फाइंड करना है ना, तो एक काम करेंगे, ये जो लाइन था ओ ए, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं और ये जो सी पॉइंट है यहाँ से एक्सटेंडेड ओ ए पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, और जहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट होगा उसको डी पॉइंट बोल देते हैं। और ये एंगल भी क्या बन गया? अल्फा नहीं है, वो क्या है? थीटा। क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल थे, तो दो पैरेलल लाइंस अगर सेम लाइन को कट कर रहे हो तो एंगल्स भी सेम बनते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन यू हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल हियर फाइनली, ओ सी डी। इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ सी। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी इज ओ ए प्लस ए डी, इसका स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो फिर आप इसको a प्लस बी ब्रैकेट्स पर लगा दो, यू हैव ओ ए स्क्वायर प्लस 2a ए डी प्लस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। लेकिन ये जो ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है, ये जो दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है वो उसका हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बन गया, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर प्लस 2o a इंटू ए डी प्लस ए सी स्क्वायर, राइट। वैसे भी आपको पता होना चाहिए, अगर मेरे पास ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो वो ए सी स्क्वायर होता है। देखो ऐसा है, पहले टर्म का दूसरा लेटर, दूसरे टर्म का पहला लेटर सेम होना तो ए सी स्क्वायर होता है, वो पता होना चाहिए। अब है ना, यहाँ पे भी देखो ऐसा है कि नहीं, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, पहले टर्म का दूसरा लेटर, दूसरे टर्म का पहला लेटर सेम है, इसका मतलब पॉइंट कॉमन है, राइट। तो पॉइंट कॉमन है मतलब ए से डी, डी से सी, तो ए से सी। गुड, यहाँ तक क्लियर। बट व्हाट इज ओ सी? इट इज आर, तो आर स्क्वायर। व्हाट इज ओ ए? पी, तो पी स्क्वायर, तो 2p। ए डी पता नहीं, फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज ए सी? क्यू स्क्वायर। ए सी क्या था? ये क्यू है, तो ये भी कौन है? ए डी फाइंड करना है, तो ए डी ये राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल को एडजेसेंट है, तो हमको बाय डेफिनेशन कॉस थीटा यूज करना चाहिए। कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए डी इक्वल्स टू ए सी कॉस थीटा, लेकिन ए सी कौन था? क्यू, तो क्यू कॉस थीटा। देयरफॉर यू हैव आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या गया? पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, बराबर। तो आर मिल गया ना, यहाँ से मिला क्या? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सही है। अगर मैंने वेक्टर्स को p और q के जगह पे a और b नाम दिया होता तो फॉर्मूला क्या होता? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, where theta is the angle between a and
पक्का? तो नाम में कुछ नहीं है, तो नाम कुछ भी दे दो, तुम्हारी मर्जी। अगर एक्स और वाई नाम दिया तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। इसके लिए मैंने बोला कि ये नाम का टेंशन मत लिया करो, मैं तो सिर्फ तुमको कंफ्यूजन नहीं हो घर पे रिवाइज करने के लिए, इसलिए मैं नोट्स में जो दिया है वही नाम दे देता हूँ, अदरवाइज इट इज ओके। ये मिल गया क्या? मैग्नीट्यूड। अब क्या चाहिए? डायरेक्शन। अब एज अ गोल्डन रूल, उसको रूल याद रखना, और ये रूल याद रखोगे तो सारे वेक्टर्स के क्वेश्चंस फटाफट फटाफट सॉल्व होंगे। नंबर 1, डायरेक्शंस के लिए अगर डायरेक्शन पूछा हो तो एंगल फाइंड करो। अब बोलोगे एंगल और डायरेक्शन का क्या रिलेशन है, बताता हूँ। देखो, तुमको याद है मैंने तुमको बताया था, मैंने क्या बताया था तुमको याद है? मैंने तुमको बताया था कि ये ईस्ट है, क्या ये? और ईस्ट में कौन होता है? आई कैप। वेरी गुड, आई कैप। ये कौन है? वेस्ट। ये कौन है? चलो याद है। तो ये मुझे फिलहाल तो आई कैप और जे कैप का काम नहीं है, सिर्फ चेक कर रहा था याद है कि। नॉर्थ, नॉर्थ में कौन सा यूनिट वेक्टर? जे। और साउथ में? वेरी गुड। अब अगर मुझे बताना है कि मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाना है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जाते हो ना? नॉर्थ ईस्ट में गए नहीं क्या? सिक्किम, मेघालय, असम नहीं गए, उसको नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हो? क्योंकि वो हमारे नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट। तो ये भी नॉर्थ और ईस्ट, ऐसा नॉर्थ ईस्ट, राइट? तो नॉर्थ ईस्ट, ये ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल, मतलब इसने ईस्ट के साथ 45 बनाया, नॉर्थ के साथ भी। वेरी गुड। You see, by telling angles, you are telling me the direction. Now, if I say that the angle made by a line with respect to east is 45 in anti-clockwise direction, तो डायरेक्शन कौन सा हो गया? नॉर्थ ईस्ट, है ना? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसा ना, ये होता है क्लॉकवाइज क्योंकि घड़ी ऐसे घूमती है ना, कि तुम्हारी घड़ी उल्टी घूमती है, सीधा घूमता है ना, 2 के बाद 3 होता है, 3 के बाद 4 होता है, उल्टा घुमा दिया तो रिवर्स ऑर्डर में। ओके, तो ये क्लॉकवाइज होता है, और ये क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। अब 11th के आगे हम लोग एंगल्स हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, उसको बोलते हो डायरेक्टेड एंगल्स। क्या बोलते हैं? 10th तक तुम सिर्फ एंगल्स बोलते थे, और 10th तक तुम सिर्फ प्लेन एंगल की ही बात करते थे, 2D एंगल। अब हम लोग 3D में आ गए, राइट? 3D एंगल, सॉलिड एंगल। नंबर 2, 10th स्टैंडर्ड तक एंगल वॉज एंगल। यहाँ पे एंगल इज नॉट ओनली एंगल, इट कैन बी डायरेक्टेड एंगल विच कैन बी। अभी डायरेक्टेड क्यों लिया? क्योंकि तुम जब क्लॉकवाइज एंगल मेजर करोगे तो क्या लेते हो उसको? नेगेटिव। क्या लेते हैं? और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो याद रखना कि हम 11 के आगे एंगल्स भी डायरेक्शन के साथ लेते हैं, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में। और हम लोग बाय डिफॉल्ट एंगल हमेशा एक्स एक्सिस मतलब ईस्ट से ही मेजर करते हैं, और डिफॉल्ट एक्स एक्सिस। हम चाहे तो वाई से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट किससे करते हैं? एक्स एक्सिस। तो ईस्ट से 45 एंटी क्लॉकवाइज, ईस्ट से 45 एंटी क्लॉकवाइज कौन है? नॉर्थ ईस्ट, बराबर। ईस्ट से 90 एंटी क्लॉकवाइज कौन है? और ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज कौन है? ईस्ट से 45 डिग्री क्लॉकवाइज कौन है? साउथ ईस्ट। तो तुमने मुझे एंगल्स मैंने बताया तो तुमने डायरेक्शन बता दी, तो कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? एंगल। यहाँ पे तुमको किसका डायरेक्शन चाहिए? रिजल्टेंट का। किसका? रिजल्टेंट ने कितना एंगल बनाया? अल्फा। किसके साथ? किसके साथ? पी बार के साथ, बराबर। तो तुमको अगर बोला मैंने कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताओ तो क्या फाइंड करोगे? एंगल। क्या फाइंड करेंगे? एंगल। तो बस एंगल ही फाइंड करना है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट में मतलब आर बार में तुमको एंगल ही फाइंड करना है, डन, बाकी कुछ नहीं। क्या फाइंड करेंगे? एंगल। क्या फाइंड करेंगे? और मैंने बोला 2 रूल थे, डायरेक्शन पूछा तो एंगल फाइंड करो। नंबर 2 जहाँ पे भी डायरेक्शन पूछा हो एंगल फाइंड करो। एंगल फाइंड करना है तो टैन 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 ही यूज करना, डू नॉट यूज साइन या फिर कॉस। क्या यूज करेंगे? टैन, हमेशा टैन।
अब बोलोगे tan क्यों, उसके लिए भी रुको बताता हूँ बाद में। तो पहले मेरे को बताओ व्हाट इज tan ऑफ अल्फा फ्रॉम दिस ट्राइंगल OCD। व्हाट इज tan अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, CD अपॉन OD। तो tan अल्फा इक्वल्स टू CD अपॉन OD। तो tan अल्फा इक्वल्स टू CD अपॉन OA प्लस AD। तो tan अल्फा इक्वल्स टू CD अपॉन OA था P और AD था Q cos थीटा, है ना। अभी तो फाइंड किया। व्हाट इज CD? CD ये एंगल का अपोजिट है। एडजेसेंट था तो तुमने क्या यूज किया, कॉस। अपोजिट तो क्या करोगे, साइन हो गया। तो बट इफ यू टेक साइन थीटा इज अपोजिट विच इज सी डी, अपोजिट सी डी अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, ए सी। तो सी डी क्या आ गया, ए सी साइन थीटा। बट व्हाट इज ए सी, क्यों ही है ना, क्यों है कि नहीं। हाँ तो क्या आ गया, क्यू साइन थीटा। देयरफॉर tan अल्फा इज इक्वल्स टू सी डी। व्हाट इज सी डी, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, है ना, बराबर। तो मिल गया डायरेक्शन, यस। नहीं मिला डायरेक्शन, ये एंगल होता है, tan ऑफ एंगल नहीं होता है। तुमको एंगल पूछा था, तुमको tan ऑफ एंगल पूछा है क्या, नहीं। तो अल्फा इक्वल्स टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स ऑफ क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, बराबर। अब ये इनवर्स क्या है कितने लोगों को नहीं पता, पता ही नहीं है इनवर्स, पता है सबको, वेरी गुड। तो if I say sine of 0 is 0, sine of 30 is 1 by 2, sine 45 is 1 by root 2. By the way, it is 0.7071. अब याद रखना पड़ेगा, पिच नहीं चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वैल्यू लगती है वो √3/2। दिस इज 0.8606। कैसे आया, √3 की वैल्यू होती है 1.732 डिवाइड बाई 2 तो 0.8606। साइन 90 इज 1। अब इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन 30, यू विल टेल मी 1/2। इफ आई आस्क यू व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2, 30 डिग्री। कितना, इसलिए तो बोला इनवर्स पता होना चाहिए, तुमने बोला पता है, हाँ पता है तुमको। If sin 30 is 1/2, what is sin inverse of 1/2? 30. What is sin inverse of 1 by root 2? 45. What is sin inverse of 0.7071? 45. What is sin inverse of 0.86? Very good. पक्का, गुड। अब बता ही रहा हूँ तो थोड़ा थोड़ा मैथ्स बताना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। फॉर डोज इज इम्पॉर्टेंट, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 एंड cos 90। उल्टा लिखते जाओ, ये क्या है 1, ये क्या है 0.8606 मतलब √3/2, ये क्या है 0.70, ये कितना है, हाँ अभी 1/2 को 0.5 लिखने वाला हूँ मैं, क्यों लिखने वाला बताता हूँ। ये कितना है, ओके। तो एक रीज़न है ये सब लिखने का, रीज़न ये है कि अगर जब मैं 1/2, 1/√2, √3/2 लिखता हूँ ना तो आपको इमेजिन करने में प्रॉब्लम होता है, अभी नहीं होगा। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ रही है, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू कम हो रही है, कम। cos 0 is 1, cos of 30 is 0.86, cos 45 is 0.7, cos 60 is 0.5, cos 90 is 0। तो विद इंक्रीजिंग एंगल साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है। मतलब समझ में आ रहा है तुमको, साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, बिकॉज एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ गई। लेकिन कॉस में एंगल बढ़ा तो वैल्यू
कम हो गई, मतलब cos थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मोर द एंगल लेस इज द वैल्यू। और ये टाइप के वैल्यूज तुमको जेई के क्वेश्चंस और नीट के क्वेश्चंस के लिए भी लगने वाला है, यू हैव टू नो दिस, ये पता होना ही चाहिए। अब और कहाँ मैटर करता है, आई एम कमिंग टू दिस वेक्टर्स, ठीक है, और कहाँ मैटर करता है वो भी समझ लो। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, ऑफ कोर्स चार ऑप्शन है, लेकिन उसमें तुमको एंगल्स और साइन कोसाइन फाइंड करना है, और तुमको ना लॉग टेबल दिया है, तुमको कुछ भी नहीं दिया, तो बोलोगे मैं आंसर कैसे निकालूं? क्यों निकालना है आंसर तुमको? फाइंड देखना क्यों है, लॉग बुक में देखना क्यों है तुमको? एक बात बताओ, व्हाट इज कॉस 45? 0.7। व्हाट इज कॉस ऑफ 60? 0.5। बराबर, पक्का। अगर मेरे पास वैल्यू 0.6 आती, 0.6 आती, तो एंगल किसके से किसके बीच में हो गया? 0.6 इज हियर, तो किस किस के बीच में हो गया? तो चार में से एक ऑप्शन देख लो जो 45 और 60 के बीच में है, टिक करो और खत्म करो। वो उसके लिए लॉग बुक में कोसाइन टेबल, नेचुरल कोसाइन, लॉगरिथमिक कोसाइन नहीं करना होता है। टाइम, मैंने पहले ही बताया था, जेई नीट जैसे एग्जाम में ना, टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो अगर मैंने दे दिया तुमको वैल्यू 0.8, मुझे बताओ एंगल कहाँ से कहाँ आएगा, बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? साइन, साइन देख के बताओ, 0.8 इज बिटवीन 45 एंड 60 फॉर साइन, ऑफ कोर्स साइन के लिए, ओके। और फॉर कॉस, ओके डन। अब आ जाते वापस यहाँ पे, तो तुमको डायरेक्शन फाइंड करना था आर बार का, तुमने कैसे किया? आर बार के लिए तुमने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, कौन सा? ओ सी डी। उसमें तुमने tan का डेफिनेशन यूज किया, tan अल्फा इज अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट कौन है? सी डी, एडजेसेंट कौन है? ओ डी। तो हमने लिखा कि यहाँ पे सी डी बाई ओ डी, यस। ओ डी क्या है? ओ ए प्लस ए डी, जो लिखा गया यहाँ पे, यस। लेकिन ओ ए खुद क्या था? P, और AD क्या था? Q cos थीटा। तो क्या लिखा तुमने? P प्लस Q cos थीटा। CD पता नहीं था, लेकिन एंगल का अपोजिट था, तो तुमने साइन थीटा का डेफिनेशन यूज कर लिया, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन, तो CD अपॉन AC, तो साइन थीटा इज CD अपॉन AC। तो व्हाट इज CD? AC साइन थीटा। व्हाट इज AC? Q, तो आ गया Q साइन थीटा। व्हाट इज tan अल्फा? Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बराबर, पक्का पक्का, श्योर श्योर, गुड। अगर मैं P और Q की जगह पे A और B लिख दूं, तो व्हाट इज tan अल्फा? B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा, राइट? बराबर है, B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। याद कैसे रखते हैं? याद रखने का ट्रिक है, ट्रिक ये है, ट्रिक समझ लेना। tan अल्फा, tan अल्फा, ये अल्फा रिजल्टेंट ने एंगल किससे बनाया था? विथ रिस्पेक्ट टू विच वेक्टर? P, मतलब पहला वेक्टर है ना। तो P के साथ कुछ मत लिखो, दूसरा वेक्टर कौन है? Q, तो Q के साथ लिखो, नीचे लिखो cos, और ऊपर लिखो, और लोग ऐसे याद रखते हैं, याद रहेगा, पक्का पक्का। चलो ठीक है, फिर ये हो गया आपका लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड कर लिया, लेकिन हमने ट्रायंगल लॉ में तो किया ही नहीं। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल लॉ में नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ये दोनों अलग अलग चीजें है ही नहीं, दे आर द सेम। फिर ऐसा तुमको दो टॉपिक क्यों दिए? अब मेरे को नहीं पता क्यों दिए, टेक्स्ट बुक में था तो मैंने पढ़ा दिया, तो बट रिमेम्बर वो दो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वेक्टर को तुम कहीं भी मूव कर सकते हो, तो यहाँ भी रख सकते हो। यहाँ रखा तो कौन सा लॉ? ट्रायंगल। यहाँ रखा तो कौन सा लॉ? यहाँ रखा तो रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ होता है? डायगोनल होता है ना। हाँ, तो टेल, टेल से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जाएगा, तो डायगोनल होता है कि नहीं? ये आएगा कि नहीं रिजल्टेंट? यस। अगर मैं क्यू बार को डायरेक्टली यहाँ पे रख देता, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, तो दो ही वेक्टर रहते, ये और ये, पी और क्यू, तो रिजल्टेंट कहाँ जाता?
अरे सेम ही होता ना, इसको सी पॉइंट बोला है कि नहीं? तो अगर मैं क्यू बार को टेकन इन ऑर्डर कर रहा हूँ, मतलब जहाँ ए खत्म हुआ वहां से, मतलब जहाँ पी खत्म हुआ वहां से क्या स्टार्ट हुआ, जहाँ पी खत्म हुआ वहां से क्या स्टार्ट हुआ, तो क्या कौन सा लॉ लगाया? ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ लगाया। अगर ट्रायंगल लॉ नहीं लगाता, पैरेललोग्राम लगाता, तो क्या आता? रिजल्टेंट क्या आता? रिजल्टेंट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना? सेम आ रहा है कि नहीं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या आ रहा है? सेम। तो ट्रायंगल लॉ में भी वही फॉर्मूला लगेगा जो जो पैरेललोग्राम लॉ में आएगा। इसलिए हम लोग वो बार बार नहीं करते, एक ही बार में वी विल जस्ट फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। यहाँ तक क्लियर? तो ट्रायंगल लॉ उसमें अगर मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ p square plus q square plus 2pq cos theta, where theta is the angle between p and q. गुड, सेम ही आएगा वो। अब आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब व्हाट इज दिस रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? सबसे पहले ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है ना? हम लोग हर 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा वो करूँगा। दैट इज नॉट दिस रेजोल्यूशन, इसका मतलब अलग है। यहाँ पे रिजोल्यूशन का मतलब है रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना मतलब टुकड़े करना, इन शॉर्ट। अब टुकड़े करने का मतलब क्या है? अब तक अब तक कल और आज मिला के तुमने एक ही काम किया, पता है क्या किया? दो दो वेक्टर्स को कंबाइन करके सिंगल बनाया। ये तो कर रहे हो कब से। डायरेक्शन सेम था, ए बार बी बार, रिजल्टेंट बताओ ए बार प्लस बी बार। डायरेक्शन अपोजिट था, ए बार और बी बार, रिजल्टेंट बताओ ए बार माइनस बी बार। डायरेक्शन सेम नहीं था, अलग अलग था, रिजल्टेंट बताओ ए बार प्लस बी बार। तो तुम अब तक कर क्या रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? दो वेक्टर्स को कंबाइन करके क्या बना रहे हो? सिंगल वेक्टर। इसके उल्टे प्रोसेस को बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स, मतलब तुमने एक वेक्टर के दो टुकड़े कर दिए तो दोनों को बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलोगे? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। सो द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग a vector into its components is known as resolution of vectors. अब यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिनको इंजीनियरिंग करना है, किसी भी कॉलेज से कर लो तुम इंजीनियरिंग, डजंट मैटर रियली, ऑटोनॉमस हो नॉन ऑटोनॉमस हो। पहले साल में एक सब्जेक्ट आता है मैकेनिक्स, और मैकेनिक्स अच्छे से छूटता ही नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट गया, दूसरा अटेम्प्ट गया, करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा कुछ लगता है तो है वेक्टर्स, और उसमें भी तुमको पता होना चाहिए रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। बेसिक्स होता ही नहीं है, कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे? नहीं होते, इसलिए ध्यान दो यहाँ पे। तो व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स। अब तक तुम दो वेक्टर को मर्ज करके सिंगल बना रहे थे, अब उल्टा करोगे, एक वेक्टर के टुकड़े करोगे। जब तुम एक वेक्टर के टुकड़े करते हो, स्प्लिट करते हो, अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है, लेट अस से आई हैव अ वेक्टर आर बार, सम वेक्टर आर बार, और ये जो आर बार है ये ओ से स्टार्ट हुआ सी तक गया, और मैं काम करता हूँ इसके टेल को ओरिजिन मान ही लेता हूँ। तो लेट अस से ये वेक्टर का जो टेल है वही ओरिजिन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो ये बन गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। जब तुम वेक्टर्स को स्प्लिट करोगे मतलब टुकड़े करोगे, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना, एक पीस ऐसा, दिस इज वन कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोलेंगे, दूसरा कंपोनेंट ऐसा। गुड। तो मुझे बताओ कि ये दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करके मुझे आर बार मिलेगा क्या? यस, क्योंकि ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल है ना? जहाँ पे बी, मतलब जहाँ पे पहला वेक्टर खत्म हुआ वहां से दूसरा वेक्टर स्टार्ट हुआ, हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगर
मान लेते हैं, इमेजिन मैंने ऐसा किया होता, समथिंग लाइक दिस। तो ये जो दो कंपोनेंट्स हैं, इन दो कंपोनेंट से भी मैं आर बना सकता हूँ क्या? यस, क्योंकि अगेन ट्रायंगल लॉ इज एप्लीकेबल। वेरी गुड। नाउ इफ आई से एक ऐसा लेता हूं, दिस इज वन कंपोनेंट एंड यू हैव वन मोर कंपोनेंट, समथिंग लाइक दिस। इससे भी, इन दोनों से भी मुझे आर बार मिलेगा क्या? नो, नहीं मिलेगा। आर यू जोकिंग? अरे ट्रायंगल लॉ एप्लीकेबल है ना यहाँ पे? यस, पक्का? हाँ, आंसर इज यस। पक्का ना? हाँ, तो अब प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग वेक्टर्स को ऐड करके सिंगल वेक्टर बना रहे थे, तब तो हमने सोचा ही नहीं कि जो दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर है कि परपेंडिकुलर नहीं है। हम तो सिर्फ ऐड करते गए, लेकिन रिजॉल्व करते वक्त, मतलब पार्ट्स करते वक्त, ये सोचना पड़ेगा कि हमको जो पार्ट्स चाहिए वो परपेंडिकुलर चाहिए कि नॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि while resolving a vector, the components can be found along directions at any angles। any angles क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों में एंगल कितना है? इन दोनों में कितना है? अंदाजा, ऑब्ट्यूस है ना वो, तो ऑब्ट्यूस एंगल है, राइट? ठीक है ना, ऑब्ट्यूस है। आई कैन ऑल्सो हैव एक्यूट, मैं एक्यूट भी कर सकता था। मतलब एक्यूट कैसे बनाओगे? बना लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एक ऐसा लेके गया और दूसरे कंपोनेंट को ऐसा लेके आया, चलेगा? हाँ, चलता है। इस केस में जो दो कंपोनेंट्स है उसमें एंगल कितना है? एक्यूट। इस केस में कितना है? ऑब्ट्यूस। और यहाँ कितना है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये होता है कि हम चाहे वैसा कंपोनेंट बना सकते हैं, हम चाहे तो परपेंडिकुलर भी बना सकते हैं या फिर नॉन परपेंडिकुलर। तो याद रखना, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, क्योंकि मैं एक वेक्टर के टुकड़े कर रहा हूं, तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर कैन बी फाउंड अलोंग डायरेक्शंस एट एनी एंगल्स। तो कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर can be found along directions at any required angle, but लेकिन अगर हमने दो कंपोनेंट्स ऐसे फाइंड किए विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो अगर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है उस केस में उसका एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बट इफ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बताता हूँ फाइंड कैसे करेंगे, वो बाकी है, वो बताता हूँ मैं। सिर्फ बेसिक आइडिया क्लियर कर लो। इफ द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड एज, कंपोनेंट को क्या बोलोगे? दे आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको? कॉल्ड एज कॉल्ड एज कॉल्ड एज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्यों बोला ऐसा? व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड ऑफ रेक्टेंगल? बस इसी के लिए बोला उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। फिर बोलोगे स्क्वायर क्यों नहीं बोला? अभी वो स्क्वायर में तो दोनों साइड सेम होते हैं। मैंने कब बोला कि दोनों कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा? बोला कहीं पे मैंने? अगर स्क्वायर बोल देता, स्क्वायर कंपोनेंट्स, मतलब तुम ये बता रहे हो कि तुम एक वेक्टर के दो टुकड़े कर रहे हो और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। हमने कहा बोला, अब तो नहीं निकालेंगे, हमारी मर्जी, हम वैसा फाइंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब देखो प्रोसेस क्या है, हाउ टू फाइंड आउट कंपोनेंट। इट इज टू सिंपल। सबसे पहले ये जो आर है, आर, और मैंने क्या बताया आपको, बाय डिफॉल्ट एंगल तुम कहां से मेजर करते हो? एक्स एक्सिस। तो इस एंगल को बोल देंगे थीटा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, प्रोसेस क्या है? ये जो हेड है, आर का हेड मतलब सी पॉइंट, यहां से एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो और यहीं से वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। चलो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर ही दिए, नाम दे दो, इसको बोल देंगे ए, इसको बोल देंगे बी। बराबर? अब ये जो ओ से ए है, ओ से ए,
डायरेक्शन क्या है ये, एक्स, तो इसको बोल देंगे आर एक्स बार, क्योंकि डायरेक्शन एक्स था और ये किसका टुकड़ा है, आर का, तो इसको क्या बोल दिया, आर एक्स बार। और सिमिलरली ओ से बी ये किसका कंपोनेंट है, आर का, और कहाँ पॉइंट कर रहा है, तो इसको बोल देंगे आर वाई बार। बराबर, पक्का। आर एक्स और आर वाई, आर एक्स और आर वाई, आर एक्स और आर वाई, डू दे स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट, विच लॉ, वेरी गुड। नहीं तो इसको शिफ्ट करके यहाँ देखा वो भी चलेगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है ना, तो ये आर वाई तो ये भी वैसे भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा वो अच्छा है, क्यों अच्छा समझेगा आपको थोड़ी देर में। तो ये आर वाई है, सिर्फ फिर आपको यहाँ पे डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ऐसे। तो तुमको बोलना है, तुम बोलो यूजिंग ट्राइंगल लॉ, और ठीक है, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, वो भी ठीक है। तो व्हाट विल बी आर बार इन टर्म्स ऑफ आर एक्स एंड आर वाई। अरे अगर ये पी बार होता, ये क्यू बार होता, तो आर बार को क्या लिखते, पी बार प्लस क्यू बार। तो मैं पूछ रहा हूँ कि ये आर एक्स बार है, ये आर वाई बार है, तो आर बार क्या है, वेरी गुड, आर बार इक्वल्स टू आर एक्स बार प्लस आर वाई बार। बराबर। डू यू रिमेंबर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स, यस। तो ये जो आर एक्स बार है ना, मुझे अगर लिखना हो आर एक्स, डायरेक्शन बताने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, आई कैप, और आर वाई को आर वाई जे कैप। तो तुम इसको आर एक्स बार लिखो या तुम इसको आर एक्स आई कैप लिखो, एक ही बात है। इसको आर वाई बार लिखो या फिर आर वाई जे कैप, तो इज वन एंड द सेम थिंग। बराबर, पक्का हो गया। अब अच्छे से ध्यान दो, बहुत डिफिकल्ट और बहुत सिंपल एक साथ होगा। अब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट रियली। लुक एट दिस राइट एंगल ट्राइंगल एंड टेल मी व्हाट इज द cos theta का फॉर्मूला फ्रॉम हियर। व्हाट इज cos theta, adjacent upon, what is adjacent, rx upon r। बराबर है, बार कहाँ गया, गुम हो गया, लिखना चाहिए ना बार, नहीं, पक्का, क्यों नहीं, एंगल है, एंगल, एंगल है, एंगल हो, एंगल नंबर होता है, कभी सुना है क्या, साइन 30 इज 1 बार, मतलब जो भी वैल्यू आएगी, cos 30 इज 1/2 बार। वैल्यू मैं ऐसे बोल रहा हूँ, वैसे मुझे पता है साइन 30 इज 1/2, तो वो एंगल है, एंगल के ऊपर बार बार मत लगा देना इधर, तो बना दिया इसको वेक्टर। ओके, व्हाट इज आर एक्स फ्रॉम हियर, व्हाट इज आर एक्स, एंड सिमिलरली इफ आई टेक साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा, अपोजिट अपॉन आर वाई बाय आर, तो आर वाई इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो यही मैं वापस यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम हमको समझ में आया, क्या समझ में आया बताओ, व्हाट इज आर एक्स, आर कॉस थीटा, व्हाट इज आर वाई, आर साइन थीटा। सही है। अगर मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए हमको, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, कंपोनेंट कौन थे, आर एक्स एंड आर वाई। तो एक काम करना, इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर एंड ऐड कर लेना। क्या करोगे, स्क्वायर एंड ऐड। तो बोलोगे स्क्वायर क्यों किया, ऐड क्यों किया, रुको बताता हूँ। करो तो इसका स्क्वायर क्या आया, आर एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आर वाई स्क्वायर, और मैं ऐड भी कर रहा हूँ, आर एक्स का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या कॉमन निकल गया, क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है, कैन यू प्रूव, यस। अरे आइडेंटिटी उठाओ, कोई भी एंगल डाल दो जिसकी वैल्यू पता हो, चलो टेक टेक 30 डिग्री, व्हाट इज कॉस 30, √3/2, उसका स्क्वायर 3/4, 3/4, 30 डिग्री लिया था ना, हाँ, व्हाट इज साइन 30,
व्हाट बाय 2 का स्क्वायर, तो 3/4 प्लस 1/4 इज 4/4, दैट इज 1। हो गया पक्का? तो ये आ गया, क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो व्हाट विल बी आर, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस, नोट्स है आपके पास? तो देखो आर में रूट गायब है, तो रूट डाल लो, रूट रूट गया, नोट्स में स्क्वायर रूट, रूट गया और चला गया, तो उसको मनाओ और वापस लेके आओ। समझा मैंने क्या बोला? नोट्स में ना ये रूट, स्क्वायर रूट, रूट गया और चला गया, दोस्त नाराज हो जाता है, भाग जाता है ना? नहीं, फिर उसको मना के लाओ और यहाँ लिख दो आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। हो गया यहाँ तक? पक्का? अब यहाँ ध्यान दो, तो तुमने मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, ये फाइंड करने के लिए तुमने क्या किया, पहले cos थीटा निकाला और sin थीटा, तो आर एक्स क्या मिल गया, आर वाई क्या मिल गया, फिर तुमने क्या किया, स्क्वायर एंड ऐड, क्या किया, हम पागल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, डायरेक्ट पाइथागोरस लगा दो, तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू वन साइड स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड स्क्वायर, तो आर क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस डायरेक्ट। अब फिर ऐसा क्यों किया, अभी वो एग्जाम में नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए बताना पड़ता है कि यार ऐसा ऐसा है। और एनीवेज चलो यहाँ तक हो गया। अब टाइम है मेरे पास तो मैं आराम से टाइम पे ख़त्म करूँगा, तो फिलहाल ध्यान दो। अभी अगर मुझे डायरेक्शन बताना हो, किसका डायरेक्शन, आर बार का, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इसके आगे तुम डायरेक्शंस, मतलब एक वेक्टर का डायरेक्शन कम से कम 100-200 बार यूज करने वाले हो आने वाले 1 साल के अंदर। तो ध्यान दो, अभी मैंने अभी बोला था डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होता है, tan। तो टेल मी व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम दिस ट्राइंगल, विच साइड अपॉन विच साइड, अपोजिट अपॉन अपोजिट कौन है, आर वाई, एडजेसेंट कौन है, आर एक्स, आर वाई बाय आर एक्स, आर वाई बाय आर एक्स। तो अभी बाय डिफॉल्ट एज अ रूल एंगल या फिर डायरेक्शन इज ऑलवेज tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, हमेशा ऐसा ही होगा, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो अगर मेरे पास a बार हो और मुझे उसका एंगल डायरेक्शन निकालना हो तो tan इनवर्स ऑफ ay बाय ax, b बार हो तो by बाय bx, c बार हो तो, और वेलोसिटी v बार हो तो vy बाय vx, डिस्प्लेसमेंट हो तो डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, एक्सीलरेशन हो तो ay बाय ax। तो याद रहेगा ऐसा, पक्का, श्योर। अब ये तो 2D वेक्टर था, कैसे बोल सकते 2D है, अरे 2 ही कंपोनेंट है, जिसका एक ही कंपोनेंट हो वो 1 डायमेंशनल वेक्टर होता है, जिसके 2 कंपोनेंट हो वो 2 डायमेंशनल होता है, जिसके 3 कंपोनेंट हो वो। तो अगर मेरे पास एक वेक्टर है 3D वेक्टर, बताता हूँ कैसा दिखता है वो 3D वेक्टर। 2D मतलब 2 एक्सिस लगने वाले हैं, और 3D मतलब 3 एक्सिस लगने वाले हैं आपको, राइट। सिर्फ मैं आई जस्ट शो हाउ इट लुक्स लाइक। ये था तुम्हारा 2D वेक्टर, इसके 2 कंपोनेंट थे, कौन से, एक्स और, इसको थोड़ा सा बोर्ड से बाहर निकाल के रखा, अभी निकाल तो सकता नहीं, बोर्ड से बाहर नहीं आएगा ना ये, नहीं, लेकिन इमेजिन इसको बाहर निकाल लिया, मतलब क्या किया, फिजिक्स समझना है ना, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये वेक्टर था जो पहले इमेजिन ऐसा था, मतलब एक्स डायरेक्शन में था, तो कितने कंपोनेंट्स, एक, यहाँ पे लाया 2, क्योंकि एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, और ये कौन से प्लेन में है, कौन से प्लेन में है, ये एक्स वाई, कौन से प्लेन में है, इसको ऐसा कर दिया एक्स वाई जेड, तो कितने कंपोनेंट्स हो गए। तो अगर मेरे पास आर बार 3 डायमेंशंस में होता, कितने डायमेंशंस में होता,
तो मैं आर बार को कैसा लिखता, आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप प्लस आर जेड के कैप। अगर एक ही कंपोनेंट हो तो आर एक्स आई कैप, अगर एक्स डायरेक्शन में हो तो, अगर वाई में हो तो, वेरी गुड, अगर एक्स वाई प्लेन में हो तो, एक्स वाई प्लेन में आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई, और अगर वाई जेड प्लेन में हो तो आर वाई जे कैप प्लस आर जेड, और अगर एक्स जेड प्लेन में हो तो, वेरी गुड, गुड। तो ये है आपका 3D वेक्टर। इन टर्म्स ऑफ 3D वेक्टर यू हैव थ्री कंपोनेंट्स। व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ आर? यहाँ क्या था, आर एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ क्या आएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, श्योर। बाकी का फिर टू बी कंटिन्यूड टुमारो।